हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई थीम, नया चैप्टर। और हमारे नए चैप्टर का नाम है द थ्री ऑर्डर, तीन ऑर्डर। अब तीन ऑर्डर का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया होगा। पहला ऑर्डर किस चीज़ का? पिज़्ज़ा का। दूसरा ऑर्डर किस चीज़ का? चाउमीन का। और तीसरा ऑर्डर किस चीज़ का? कोल्ड ड्रिंक ही ऑर्डर कर देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बढ़िया से करके, हाँ जी मैम, यही है ना बस तीसरे चैप्टर, सॉरी छठे चैप्टर में द थ्री ऑर्डर्स। नहीं बेटा नहीं, आपकी उम्मीदों को तोड़ते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तीन बड़े ऑर्डर्स की बात हो रही है। तीन लोग हैं, तीन जन हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखना कि ये तीन जन है कौन। एक तो क्रिश्चियन प्रेस्ट। क्रिश्चियन प्रेस्ट कौन? जो क्रिश्चियंस के पुजारी होते हैं वो। दूसरा वो नॉबल्स जिन्होंने लैंड ओन कर रखी थी। और तीसरा हमारे गरीब भाई बहन पीजेंट्स, ये आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं वेस्टर्न यूरोप में। कब से कब के बीच? 9th से 16th सेंचुरी के बीच में ये चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब जब रोमन एम्पायर फॉल होता है तो बहुत सारा ग्रुप था जर्मेनिक पीपल का, जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप से, जिन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था एक कुछ पार्ट ऑफ इटली को, स्पेन को, फ्रांस को। अब देखिए, अगर एक पर्टिकुलर कोई बहादुर सा राजा हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर दिक्कत आनी तब शुरू हो जाती है जब कोई भी इधर उधर का बंदा खुद को क्या कहने लगता है कि अपन तो किंग है। अब ऐसा ही होना शुरू हो गया, कोई बड़ा ताकतवर इंसान तो था ही नहीं, तो हर दूसरा इंसान क्या कर रहा था? अपने आप को किंग डिक्लेयर कर देता था कि हाँ जी मैं ही किंग हूँ, मैं ही वो हूँ। तो इसकी वजह से जो लड़ाइयाँ थी, जो प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी। क्योंकि कई जगह जो मिलिट्री थी वो अपने आप को मोस्ट पावरफुल कह रही है, कई जगह जो रिच लोग हैं वो खुद को सबसे ज़्यादा पावरफुल कह रहे हैं, कुछ जगह सोशल ऑर्गेनाइजेशन आके खड़ी हो गई कि हाँ जी हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो पावरफुल है तो है कौन भाई? अब ये सारी चीज़ों के बीच में जो लैंड था उसके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, इस बीच में बड़ी सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, जो फीचर्स थे इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के, वो आइडिया उन्होंने कहाँ से लिया था? वो आइडिया उन्होंने रोमन ट्रेडिशन से भी लिया था, और उसके अलावा उन्होंने जर्मन कस्टम से भी लिया था। और इनका जो ऑफिशियल रिलीजन क्या था, ये याद रखिएगा, इन सबका ऑफिशियल रिलीजन एक ही था, क्रिश्चियनिटी। जो रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन था यही इन्होंने क्या कर लिया था, अपने आप में अडेप्ट कर लिया था। और जो चर्च का पार्ट होता था वो हमेशा इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था। चर्च इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर रिलीजन इम्पॉर्टेंट है तो रिलीजन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। और रिलीजन में वहाँ सबसे अव्वल जो स्थान था, जो सबसे ऊपर का दर्जा था, वो किसको मिल रखा था? वो चर्च को मिल रखा था। तो चर्च जो था वो क्या था? एक मेजर शेयर होल्डर था, और दूसरा एक मेजर पॉलिटिकल पावर था। तो तीन ऑर्डर्स, यानी कि थ्री बेसिक जो ऑर्डर्स में सोसाइटी डिवाइड हो गई थी। और वो तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड थे और कैसे एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे थे, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तीन कौन कौन है एक बार फिर से हम बता रहे हैं। फर्स्ट वाला है क्रिश्चियन प्राइस्ट, दूसरा है लैंड ऑनिंग नोबल्स जो थे, और तीसरे थे हमारे पीजेंट्स। तो ये तीनों ही एक दूसरे पे क्या होते हैं? कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं। पर डिपेंडेंसी तब तक है जब तक जो रिच है वो पुअर को एक्सप्लॉइट ना करे। एक कंसेप्ट होता है हैव्स का और हैव नॉट्स का। तो जो मार्क्स भाई साहब है हमारे, कार्ल मार्क्स जी, उन्होंने क्या कह रखा है, ये खैर बात बहुत बाद में आए थे। तो वो क्या कहते हैं कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब जो हैव्स हैं वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं हैवंस को। यानी कि जिसके पास सारी चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि दूसरों की मदद कर रहा है या उनको हेल्प कर रहा है, वो जब एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा हैवंस को। और उसके बाद एक स्टेज आती है, जो हैवंस होते हैं यानी कि जिनके पास सारा सामान नहीं होता है, उनको जिस दिन रियलाइजेशन हो जाता है इस चीज़ का कि somebody इज एक्सप्लॉइटिंग देम, और वो विद्रोह कर देते हैं, तो दैट इज व्हेन अ रेवोल्यूशन कम्स, दैट इज व्हेन अ चेंज इन सोसाइटी कम्स। सो अब ये चीज़ यूरोप में अभी होने वाली थी। अगर हम लास्ट 100 ईयर्स की बात करें तो जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बहुत डिटेल वर्क किया है रीजन की हिस्ट्री को पता करने के बारे में, इवन इंडिविजुअल विलेजेस की हिस्ट्री के
बारे में पता करने के बारे में। और उसके अलावा अच्छी चीज़ें ये हुई कि जो चर्चेस होते थे वो रिकॉर्ड रखा करते थे बर्थ का, मैरिज का, डेथ का, जिसकी वजह से फैमिली के स्ट्रक्चर को और फैमिली को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, सॉन्ग्स हैं, स्टोरीज़ हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, पर समस्या क्या है कि हमारी जो भी हिस्ट्री रिटन है ना, वो जो मेजर पार्ट है, मेजर में मतलब आप मान लो 99% जो पार्ट है, यहाँ पे हम बात सिर्फ करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की, कि हाँ कौन राजा बना, किसने किसको हराया, कौन किससे जीता, फलाना डिमाका, ये सारी बातें वहाँ पर होती हैं। लेकिन जो कुछ हिस्टोरियंस हैं वो क्या कहते हैं, हिस्ट्री इज नॉट रिलेटेड टू जस्ट पॉलिटिक्स, हिस्ट्री इज मच 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 मोर देन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बात कहनी किसने शुरू कर दी, ये बात कहनी शुरू कर दी मार्क ब्लॉश ने। मार्क ब्लॉश ने क्या कहा कि हिस्ट्री कंसिस्टेड ऑफ मच मोर देन जस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं होता है, हिस्ट्री के अंदर और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंक्लूडेड होती हैं। ठीक, क्लियर है। अब देखिए, जो धीरे धीरे ये सब चीज़ों का रिसर्च होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो ब्लॉश है, ब्लॉश ने जिस सोसाइटी पे टच किया था, रिसर्च किया था, वो थी फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल लॉर्ड्स कौन होते हैं, हिंदी में हम बोल देते हैं जमींदार। ठीक, जमींदार कौन होते हैं, जो जिनके पास बहुत सारी लैंड्स होती हैं। अब बहुत सारी लैंड्स होने का क्या मतलब है कि वो लोग दूसरे पीजेंट्स को अपॉइंट किया करते थे अपने लैंड में खेती करने के लिए। तो वो अपने लैंड में खेती करवाते थे और उसके बदले पीजेंट्स को वो कुछ क्या करा करते थे, पे करा करते थे। स्टार्टिंग में ये चीज़ बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी, क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्हें पता था कि ये काम हमें कराना है, करेंगे कौन, पीजेंट्स ही करेंगे। तो सब बढ़िया चल रहा था। पर दिक्कत कब होनी शुरू हो गई, जब फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो बहुत कम थे और जो हमारे पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। अब इससे क्या हुआ, लेबर उनको बहुत सस्ते में मिलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाता है, जहाँ से हिस्ट्री में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो फ्यूडल सोसाइटी की ही स्टडी करते हैं जो ब्लॉश हैं। 900 से 1300 के बीच में इसमें वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस बनते हैं। उनका करियर सही अच्छा जा रहा था, बट दिक्कत कब होती है, जब उनको नाजीज के द्वारा मरवा दिया जाता है। कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो नाजीज ने उनको मरवा दिया था, क्योंकि उनको उनकी बहुत सारी रिसर्च जो थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आ नहीं रही थी। क्या था, क्यों पसंद नहीं आ रही थी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में ही, या कभी और आराम से डिस्कस करेंगे। सो अब इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म होता क्या है, तो फ्यूडल का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से जिसके पास काफ़ी सारी लैंड्स होती है। तो फ्यूडल किस वर्ड से है, जर्मन वर्ड से है, जिसका मतलब होता है फ्यूड। फ्यूड मीन्स जो जिसके पास काफ़ी सारी लैंड है जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है। अब यहाँ पे फ्यूडलिज्म सिर्फ लैंड से रिलेटेड नहीं था, हिस्ट्री में इसका लीगल मतलब भी था, पॉलिटिकल मतलब भी था, इकोनॉमिक मतलब भी था, सोशल रिलेशनशिप्स भी थे। काफ़ी सारी चीज़ें इस वर्ड से जो है वो रिलेटेड है। अब जो मिडिवल एरा का क्या मतलब होता है, मिडिवल एरा का मतलब होता है यूरोपियन हिस्ट्री 5th से 15th सेंचुरी के बीच में। ये देखिए वेस्टर्न यूरोप का फोटो दे रखा है। हाँ, अब कुछ महान लोग इसमें फिर से इंडिया ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंडिया यूरोप का पार्ट नहीं है, इंडिया एशिया का पार्ट है। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम यूरोप का पार्ट तो अफ्रीका भी नहीं है, ये यहाँ पे अफ्रीका क्या कर रहा है। तो कोई बात नहीं बेटा, आप थोड़ी सी रिसर्च करके आइए इस मैप के बारे में, फिर मुझे बताना। सो इसमें जर्मन स्टेट्स हैं, ऑस्ट्रिया, वियना, गॉल, बर्गंडी और नॉर्मंडी, इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड, ये इंग्लैंड भाई साहब, ये लंदन, इन्होंने हमारा कोई नोट चुराया था। फिर नॉर्थ सी, ये स्कॉटलैंड, और ये मेडिटेरेनियन सी। ये पूरी हिस्ट्री के कोर्स में ये मेडिटेरेनियन सी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे सांसों की ज़रूरत है, जैसे जिंदगी के लिए वैसे ही ज़रूरत है मेडिटेरेनियन सी की हिस्ट्री के लिए। अब कुछ बढ़िया बच्चों को बढ़िया गाने याद हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा गाना था वैसे ये, लिख के बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में। सो ये हमारा ये आपका यूरोप का मैप। अब फ्यूड मीन्स जिसके पास अ पीस ऑफ लैंड है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंग्लैंड, सदर्न इटली में फेमस होनी शुरू हो गई थी। फ्यूडलिज्म जो था एग्रीकल्चर टर्म से
बहुत ज़्यादा रिलेट हो चुका था। उसके बाद एक तरीके से फ्यूडल्स जो थे वो भगवान समझने लग गए थे खुद खुद को, क्योंकि वो फिर मिलिट्री प्रोटेक्शन वगैरह भी रखने लग गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ होनी शुरू हो गई थी। अब इसके बेसिक रूट्स कहाँ पे है? बेसिक रूट्स हैं इसके रोमन एम्पायर में। अब जब फ्रेंच किंग शार्ले मैग्न आते हैं तब फ्यूडलिज्म बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाता है यूरोप में और एक बेहतरीन तरीके से सामने आता है। अब फ्रांस एंड इंग्लैंड, अब फ्रांस है क्या भाई? फ्रांस अलग सी चीज है क्या? हाँ, अलग सी चीज है तो सही, पर बनी कैसे? तो एक प्रोविंस था रोमन एम्पायर का जिसको गॉल बोला करते थे, जिसकी दो कोस्ट लाइन्स थी, माउंटेन रेंजेस थे, लंबी रिवर्स थी, फॉरेस्ट थे, बहुत सारे प्लेन्स, एग्रीकल्चर थे। तो जो फ्रैंक्स थे, एक जर्मनिक ट्राइब, उन्होंने इनको गॉल का नाम दिया था और बाद में इसको फ्रांस नाम दे दिया था। तो 6th सेंचुरी में इसको रूल किया था एक फ्रैंकिश या फ्रेंच किंग जिसे हम कह सकते हैं, जो कि क्रिश्चियन था। अब जो फ्रेंच थे उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक था चर्च से, जिसकी वजह से इन किंग की पावर और भी ज़्यादा बढ़ने लग गई। और जो 800 में पोप थे, उन्होंने किंग शार्ले मैग्ने को टाइटल दे दिया था होली रोमन एम्परर का, और ताकि उनको उनका सपोर्ट मिलता रहे। चर्च को किंग का, किंग को चर्च का, मतलब एक तरीके से एक दूसरे का फायदा ये करवा सके। अब ये अच्छा रिलेशन ईस्टर्न जो चर्च का था उनका उनके साथ भी था बाइजेंटाइन एम्परर में। ये पुरानी हिस्ट्री की चीज़ें दे रखी हैं उन्होंने। सो इस तरीके से चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। जो मेन पार्ट है चैप्टर का हम अगले पार्ट से कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर each and every query as soon as possible. So meet you all in my next video. Thank you so much.